खत जालान कोतवन वेसिए यारसवन तलैलती यारसवन यार दो नार खत जालान कोतवन वेसिए यारसवन तलैलती यारसवन नमस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब और अब इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 5 अगस्त का दिन नजदीक आ रहा है, हम जानते हैं, और 5 अगस्त को लेकर लोग राम मंदिर की जो भूमि पूजन हो रहा है उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, लेकिन 5 अगस्त पिछले साल एक बहुत खास दिन था जब जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने का ऐलान किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी अलग पहचान मिली। उसके बाद हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बीते एक साल में ग्राउंड पर, जमीन पर क्या कुछ बदला है, क्या सब कुछ जो है डेवलपमेंट किस तरह से आगे बढ़ा है। आज फिर इस सिलसिले को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वुलर लेक की एक स्टोरी दिखाते हैं। वुलर लेक एशिया की सबसे बड़ी लेक है ताजे पानी की, लेकिन ये लेक अब कागजों में है, या अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर जाएंगे, उत्तर कश्मीर में बांडीपुरा जाएंगे तो वहां आपको थोड़े बहुत कुछ हिस्से दिखेंगे लेक के। उसके बाद आपको हर जगह पर वहां पर दिखेगा कि जो दरअसल जो लेक थी वो कहीं ना कहीं छिप गई है, दब गई है, क्योंकि लगातार इतने सालों में वुलर लेक सिकुड़ती गई है। लेकिन इसको फिर से रिवाइव करने को लेकर भी बहुत योजनाएं चली, लेकिन वो पैसा कहां गया, उसका हिसाब किताब क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि जो पैसा खर्च हुआ उसके नतीजे तो कम से कम वहां पर दिखते नहीं। पर बीते एक साल में अब क्या हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बीते एक साल में, बल्कि कह सकते हैं कि इस वक्त बीते 2 महीने में वहां पर एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। और सिर्फ डल में नहीं, हमने वुलर में भी जाकर के वहां पर बोटिंग करी, क्योंकि वहां पर एक बड़ा हिस्सा फिर से रिवाइव हो रहा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीनगर की डल झील के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कश्मीर में डल से भी खूबसूरत और बड़ी झील है। इतनी बड़ी झील जिसे ताजे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील का दर्जा मिला है। लेकिन बांडीपुरा की इस वुलर लेक में अब ताजा पानी तो क्या, पानी ही ढूंढना मुश्किल हो गया है। बरसों तक राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते वुलर झील धीरे धीरे सिकुड़ती गई। और फिर वुलर को बचाने का अभियान शुरू हुआ। वुलर बचाने के नाम पर खूब पैसा आवंटित हुआ, लेकिन सब इस गहरी झील में डूबता गया। वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया ने 300 करोड़ की लागत से एक परियोजना भी तैयार की थी, लेकिन उस पर काम कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। पर बीते एक साल में, या यूं कहें कि बीते कुछ महीनों में क्या बदलाव हुआ है, आइए अपनी आंखों से देखिए। कश्मीर आओ तो डल झील के अंदर बोटिंग करना हर किसी का सपना होता है, और डल झील की जो खूबसूरती है उसका आनंद लेना सबका सपना होता है। लेकिन वुलर झील को लोग भूल गए, जो कि डल से भी बड़ी है। कश्मीर की ये, और कश्मीर की नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर की जो झील है वो वुलर झील है। लेकिन पिछले कई सालों में वुलर का नाम लगभग इतिहास बन गया, और वुलर जो है वो पानी वहां पर रहा नहीं, और धीरे धीरे वहां पर जिस तरह से सिल्ट आती गई, गाद आती गई, उसके बाद वुलर के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था। लेकिन अगर आज मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से वुलर को फिर से रिवाइव करने का काम चल रहा है, तो ये आप देखिए कि इस वक्त आपको मैं जो दिखा रहा हूं
ये करीब करीब 1.6 किलोमीटर 1.6 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा ये एरिया है। और 2 महीने पहले तक यहाँ भी जमीन होती थी। यहाँ भी पूरी तरह से आप देखेंगे जो कोने आपको दिख रहे हैं उसी तरह की यहाँ पर जमीन होती थी, पानी नहीं होता था। और उसके ऊपर क्रिकेट का मैदान था, लोग क्रिकेट खेलते थे 2 महीने पहले तक। जानवर यहाँ पर अपना चारा चरते थे। लेकिन पिछले 2 महीने में, यानी आप सोचिए कि जब पूरी दुनिया और भारत कोरोना संकट से जूझ रहे थे, तब यहाँ पर लगातार वुलर को रिवाइव करने का काम चल रहा था। और इतना काम जो है यहाँ पर हो चुका है। और अब आप देखिए यहाँ पर हम पानी के बीचों बीच हैं और एक तरह से बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। एहसान साहब हमारे साथ हैं जो कि वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी उससे जुड़े हुए हैं। तो एहसान साहब, कैसे ये जो काम हुआ है अब तक, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो वुलर की शान रफ्ता बहाल करने की बात है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया, विच वी आर एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ। ये आप जो देख रहे हैं पूरा लैंडमास था। ये अभी हमारा टारगेट है 3.1 स्क्वायर किलोमीटर को रेस्टोर करने के लिए इनटू लेक, जैसे अभी आपको दिख रहा है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 148 करोड़ का और इसमें हमारा कंप्लीशन टाइम है 21 मंथ्स। पिछले 2 महीनों में हमने कोविड की मुश्किलात के बावजूद भी वी हैव बीन एबल टू डू 1.6 स्क्वायर किलोमीटर्स आउट ऑफ दैट 3.1। तो काम बड़ी सूरत से चल रहा है। इस वक्त हमारे 3 ड्रेजर्स यहाँ एक्सटेंडेड टाइम में काम कर रहे हैं। लोकल्स का भी काफ़ी सपोर्ट है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है कश्मीर वैली के लिए एज अ होल, एंड खासकर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि इस वुलर की हालत तो बहुत बुरी थी। इस वक्त हम वुलर जो लेक है उसके अंदर ही हैं, जहां पर जिस पानी को रिवाइव किया गया है बीते 2 महीनों में, हम उसके अंदर हैं। और हमारे साथ यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट के मैनेजर्स हमारे साथ हैं जो प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, वो हमें बताएंगे। हम जो है यहाँ पे ड्रेजिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी करीब 8 ड्रेजर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े ड्रेजर्स, और 10 एक्सकावेटर है। जैसे ये ड्रेजर है सर, ये ड्रेजर सर यहाँ पे कटिंग करता है, कटर सेक्शन नगर लगे हुए हैं इसमें, और पाइप के थ्रू सिल्टेशन इस लेक से बाहर फेंकते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर ये सिल्टेशन बाहर चला जाता है। ये जो पूरा काम है इसमें चैलेंजेस क्या रहते हैं? चैलेंजेस सर ये रहते हैं कि हमें सब लोकल्स को लेके चलना पड़ता है सर, क्योंकि मटेरियल जो हमें बाहर फेंकना है वो पहले तो हमें जगह ढूंढनी है कि भाई हमें कहाँ हम लोग ये मटेरियल को फेंक सकते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। और ठंड के समय जब बर्फ़ गिरती है उस समय, जो ठंड के समय यहाँ जो सारे लोकल्स के अलावा जो बाहर के लोग हैं उन्हें जो काम करने में जो दिक्कत आती है वो भी बहुत बड़ी चैलेंज है। You can see this massive area. Earlier it was nothing. It's a complete land, and we have achieved this. Quantity in just within couple of months, and our target is to deploy 2 more dredger in coming 2 or 3 days. Already 2 dredger is launched there, and it will be on water after 1 or 2 working days. मुझे एक चीज बताइए कि ये जो काम है ये बहुत सालों से लोग सुन रहे थे कि भाई ये काम जो है हो रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था, दिख भी नहीं रहा था। तो जब आप लोग इस काम के लिए शुरुआत करने के लिए आए तो आपको लगा कि ये ऐसा काम जो सालों से नहीं हुआ ये हम लोग कर पाएंगे क्या? ऐसी कोई बात थी क्या? चैलेंजिंग काम था सर। मेन तो यहाँ पे था इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, छोटे रास्ते, टनल, वो सबको मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था सर। यहाँ पे हमने जो अपने इतने बड़े ड्रेजर्स हैं, जो टनल में सिर्फ ड्रेजर ही जा सकता है, दूसरा कोई व्हीकल ही एंटर नहीं करेगा, वो सब चैलेंजेस हमने फेस किया है। उसके बाद हमने ये जो अभी अचीव किया है, 2 महीने का ये रिजल्ट है हमारा। एक सपना है कि यहाँ पर जो है डल जैसी खूबसूरती यहाँ पर हो, पानी साफ हो, लोग यहाँ पर शॉपिंग या जो है लोग बोटिंग करें। आपको लगता है कि ये सपना यहाँ पर सच हो सकता है? क्योंकि एक ऐसा सपना है जो बड़े सालों से देखा जा रहा है। मतलब मैंने तो पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये सपना जो आज नहीं 50 साल पुराना एक सपना है कि वुलर को रिवाइव करना है। आपको लगता है सपना सच हो सकता है अभी? जी बिल्कुल, ये सपना सच करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पहले टूरिस्ट से पहले तो ये हमें पूरे कश्मीर को फ्लड से बचाना है। तो वो फ्लड से अगर बचेगी तो पूरी कश्मीर दुआएं देगी कि भाई यहाँ पे कुछ काम हुआ है। उसके बाद ये फ्लड से बचने के अलावा जो टूरिस्ट जो आएंगे लोग बाहर से, वो भी इस नज़ारा को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी हो सकता है। जब ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम भी विद फैमिली को यहाँ इनवाइट करेंगे, और हम भी यहाँ पे फिर शिकारा
और हाउस बोट वो सब एंजॉय करेंगे। तो शायद अगले कुछ सालों में बैक टू वुलर का सपना सच हो जाए, जब लोग वुलर में जाएं और वहां पर बोटिंग करें और वहां पर जो है प्राकृतिक छटा का आनंद लें। ये सपना अगले कुछ सालों में पूरा होगा, लेकिन बैक टू विलेज का सपना कैसे सच हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बैक टू विलेज एक कार्यक्रम शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में पंचायतों को ऊर्जावान बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, और वहां की समस्याएं सरकार तक सीधे पहुंचे, संवाद एक कायम हो सरकार और जनता के बीच, उसको लेकर एक बैक टू विलेज एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। कैसे इससे जमीन पर बदलाव आ रहा है बैक टू विलेज से, आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रामा त्यागी की ये रिपोर्ट। बारामूला जिले के मागम इलाके के गूम गांव में बदलते कश्मीर की बयार का अंदाजा गांव में घुसते ही होने लगता है। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, पक्के मकान और 24 घंटे बिजली। इस नई फिजा से यहाँ के लोग खुश हैं। खुश इसलिए भी हैं कि कई सालों से रुके काम अब पूरे होने लगे हैं। यहाँ की खुमैनी मस्जिद है जिसकी 4 दीवारी का काम चल रहा है। ये पिछले 10 सालों से रुका हुआ था, जिसे बैक टू विलेज के दौरान लोगों ने प्रशासन के सामने रखा और इस काम ने रफ्तार पकड़ ली। यही नहीं, यहाँ 1 साल पहले तक जो सड़कें टूटी पड़ी थीं, उनके निर्माण कार्य में भी तेजी आई। पहले बारिश होते ही इनका घर से निकलना दुभर हो जाता था। चारों तरफ पानी और घुटनों भर कीचड़, साथ ही बड़े वाहनों का आवागमन तो सपने जैसा लगता था। लेकिन 1 साल के भीतर ही तस्वीर बदल गई है और इसका श्रेय भी ये बैक टू विलेज कार्यक्रम को देते हैं। बैक टू विलेज में जब हमने ये महला है ना, यहाँ सड़क पे आती है या पानी, और यहाँ घर वालों की पानी भी आती है। हमारे आंगन में बहुत गंदगी आती है और पोल्यूशन भी गंदा हो जाती है। हमारे बच्चे हैं वो भी गंदगी से मिलाते हैं। और फिर जहाँ पे डीसी साहब आए, फिर हमने कंप्लेन किए, उन्होंने बताया हाँ हम ये काम करेंगे। फिर जब ये सरपंच ने देखा और डीसी साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी देखा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने इस सरपंच से ऑर्डर दिया और उन्होंने ये ड्रेन लगाई और काम शुरू किया। सिर्फ सड़क ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम भी जो पूरी तरह से चरमरा गया था, कुछ ही समय में दुरुस्त कर दिया गया। अब न पानी जमा होता है और न ही बदबू आती है। गंभीर बीमारियों का डर भी कम हो गया है। पहले इनका जीना यहाँ दुभर हो गया था। शिकायतों की स्थिति जस की तस थी। एक तो हो गया है, सड़कें हो गई है, दूसरे और ड्रेन जो सिस्टम है वो भी किया है उन्होंने। जो हमारे मस्जिद के सामने में बाढ़ के पार्क वार्क होता है वो भी मुकम्मल किया है, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ है। ग्रेवियर होता है, जो तो ग्रेवियर है ना, उनकी जो फेंसिंग भी हुई है। तो पहले ये होता था? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ है। जब से बैक टू विलेज हुआ है तब से हमें बहुत लाभ हुआ है और उम्मीद है आगे भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ के सरपंच का कहना है कि 60% विकास कार्य यहाँ पूरा हो चुका है और बाकी बचे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। और ये प्रगति केवल 1 साल के अंदर आई है। ग्राम पंचायतों को अब ज्यादा अधिकार है, पैसा सीधे इनके खाते में आता है। बैक टू विलेज में मैं समझता हूं, जहां तक मेरे पंचायत का ताल्लुक है, 60 to 70% जो काम है बैक टू विलेज का हमने किया है। उसमें जो है पानी का जो PHE डिपार्टमेंट का है, और दूसरी बात यह है कि बिजली का जो उन्होंने हमसे वादा किया है उस बैक टू विलेज प्रोग्राम में, उसका भी काम हो रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए हर पंचायत के सामने ऐसे ग्रीवेंस बॉक्स भी लगाए गए हैं, जिसमें ये अपनी शिकायतें या जरूरत की बात लिखकर डाल देते हैं और जल्द ही उसका समाधान भी मिल जाता है।
शिकायत बॉक्स लगता है पंचायत के बाहर, हम जाते हैं शिकायत डालते हैं इसमें, उसका अजाला जाता है 1 हफ्ते के बाद, फैसला हो जाता है। पंचायत चुनाव, पंचायतों को ज्यादा अधिकार और दूर दराज के इलाकों में प्रशासन का पहुंचना, जिससे अब इन ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। 60% काम यहाँ पर हो चुका है, चाहे ड्रेनेज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पार्क्स की बात हो या फिर और समस्याएं हो। और इनका कहना है कि ये प्रोग्राम यहाँ पर बार बार होना चाहिए, जिससे कि जो समस्याओं का अंबार है इतना लंबा ना हो और इनकी जो सुविधाएं हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं इनके लिए बनी हैं वो पूरी तरह से मिले और इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। कैमरामैन सौरभ के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, घूमगांव। तो हमने जो आपको कहानी दिखाई वो तो गुम गांव की थी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में तमाम गांवों में घूम आइए, आपको गुम गांव की कहानी हर जगह दिखाई देगी, क्योंकि बैक टू विलेज ने एक बड़ा बदलाव किया है। मोटे तौर पर बैक टू विलेज कार्यक्रम क्या है, इसके अहम बिंदु जो है आइए वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि दरअसल ये बैक टू विलेज कार्यक्रम है, ये दरअसल है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायतों को सशक्त बनाने का ये कार्यक्रम है कि किस तरह से पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, पंचायतों को ऊर्जावान बनाया जाए, ये इसका लक्ष्य है बैक टू विलेज कार्यक्रम का। जन भागीदारी और जन जागरण सूत्र को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि जन भागीदारी भी हो, लोग अवेयर भी हो, जागरण भी हो। पंचायतों को जन संवाद का केंद्र बनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत पंचायतों को मजबूत बनाया गया, उनको जनसंवाद का केंद्र बनाया गया। गांवों में जनता अधिकारियों से सीधे संवाद करती है। इस कार्यक्रम की बात यह, जनता अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों को बताती है, उन तक पहुंचाती हैं, तो इससे जो है गैप है वो नहीं होता। यह तय किया गया इस कार्यक्रम में कि एक राजपत्रित अधिकारी गांव में 2 दिन और 1 रात जरूर बिताएगा, ये तय किया गया, बड़ी बात है। ऐसा करने से सरकार और जनता में दूरी कम होती है और संवाद जो है वो बढ़ता है। तो सरकार और जनता के बीच दूरी कम, संवाद ज्यादा। प्रशासन में बैठे लोग गांवों की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे उनको जानकारी मिलती है। अब तक अगर कुल मिलाकर देखें तो 4000 अधिकारी गांव तक पहुंच चुके हैं। 4000 अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी गांव में पहुंचे हैं, वहां उन्होंने रात बिताई है, 2 दिन बिताए हैं। राज्य की हर पंचायत तक पहुंचे हैं अब तक राजपत्रित अधिकारी, यानी पूरे जम्मू कश्मीर में हर गांव तक पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर इस बीच 20,000 विकास कार्यों को चिन्हित किया गया। जो लोगों ने बताया, ऐसे 20,000 जो विकास कार्य डेवलपमेंट के काम थे उनको चिन्हित किया गया। 7,000 जो डेवलपमेंट के काम थे, विकास के कार्य थे, वो अब तक पूरे हो चुके हैं। तो ये बदलाव की, बड़े बदलाव की शुरुआत है जो हमने आपको बताई कि कैसे ये बड़ा बदलाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये बड़ा बदलाव हो रहा है। और चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं, जम्मू लिए चलते हैं। और जम्मू में वहां पर बासमती चावल जो है, जम्मू में बासमती चावल जम्मू का बहुत खास चावल होता है और वहां पर बासमती चावल जो होता है, लेकिन बहुत खास होने के बावजूद कई अड़चने थी कि जो किसान थे उन तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अब बड़ा बदलाव हुआ है, किसानों को सीधा मंडी मिल रही है और सरकार जो है, जो बासमती चावल है जम्मू का, वहां का जो बासमती चावल है उसको खास एक दर्जा देने की तैयारी कर रही है। कैसे इससे किसानों को फायदा होगा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की इस खास रिपोर्ट में। जम्मू के बासमती उत्पादक किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है कि अब ये किसान देश के अन्य किसानों की तरह अपना उत्पाद अच्छे दाम पर कहीं भी बेच सकते हैं। उत्तम किस्म के RS पुरा के बासमती चावल ने अपनी स्वाद और महक के कारण देश विदेश में पहचान बनाई है, लेकिन उत्पादक अन्नदाता इस शोहरत का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। पर अब किसानों को अन्य सुविधाओं के साथ मंडी चुनने का भी अधिकार मिल गया है। फायदा काफी होगा, फिर तो अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम मिलने से फायदा तो होगा ही। कोई ऐसे जब इधर जो खरीदते हैं, ऐसे खरीदते हैं जी मुंजी,
ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। इसमें खूबी ये है कि वैसे भी हम जो है यूरिया वगैरह जो कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यानी कि देसी हाल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बाकी जो है जो नहर का पानी भी लगता है जहाँ पर, वो भी जो नहर का पानी भी दरिया चुनाव का पानी आता है जहाँ पर, वो भी अच्छा है, मतलब कि शुद्ध पानी है। और इसी वजह से जो है हमारे जो बासमती खास करके आरसपुरा की बासमती है, ये फेन हर वर्ल्ड तक जाती है। ये भारत वैश्विक बाजार में करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बासमती चावल निर्यात करता है। कई शर्तों को पूरे करने के बाद अब यूरोपीय संघ भी भारतीय बासमती को आयात कर रहा है। आरसपुरा का चावल अपनी खास खुशबू के लिए मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ के चावल में ये खुशबू और मिठास रणवीर सिंह कनाल के चनाब के पानी के कारण है। यही वजह है कि कृषि महकमे ने ऑर्गेनिक खेती पर जोर देकर यहाँ के चावल की गुणवत्ता बनाए रखने की पहल तेज की है। आरसपुरा की बासमती सर इसमें तो फर्टिलाइजर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू पंजाब। आरसपुरा बासमती ये ऑर्गेनिक है, ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। और ये जो पंजाब का बासमती आ रहा है 11-21, वो हमें सारा सेटबैक दे रहा है। वो लंबा तो बनता है लेकिन उसका टेस्ट नहीं होता। जो आरसपुरा की बासमती है इसका टेस्ट है, फ्लेवर है। इसकी आरसपुरा की बासमती की लेंथ स्लाइटली शॉर्टर होती है जो पंजाब की आती है। तो इससे सबसे पहले तो फार्मर को बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो उनके दान का प्राइस अच्छा मिलेगा उनको, तो उनको यही नहीं होगा जहाँ मर्जी अपनी मंडियों में जाके अपना दान सेल कर सकते हैं, तो उसका हमें बहुत फायदे सर। एक्सपोर्ट में उसकी क्वालिटी बनेगी, अच्छी होगा सर सारा। पारंपरिक रूप से खेतीबाड़ी ही जम्मू कश्मीर का प्रमुख व्यवसाय है। खास बात यह है कि अलग अलग तापमान और क्लाइमेट जोन होने के कारण यहाँ कई तरह की खेती और बागवानी होती है। सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय दोगुनी करके इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को विस्तार दिया जाए। मिट्टी और पानी किसी भी फसल की गुणवत्ता पर अपना सबसे ज्यादा असर डालती है। आरसपुरा के बासमती चावल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन चावलों की खासियत यह है कि इनमें चिनाब नदी का पानी आता है और यहाँ की मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ के चावल को बेहतरीन दाम मिले, इसके लिए केंद्र सरकार इस पूरे सेक्टर को, जो बासमती चावल के धान का कटोरा कहा जाता है, इसको ई मंडियों से जोड़ रही है ताकि इसका फायदा चावल उगाने वाले किसानों को मिले, चावल का कारोबार करने वाले व्यापारियों को मिले। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, आरएसपुरा, जम्मू। तो आरसपुरा के बासमती चावल को अब अपनी पहचान मिलेगी, लेकिन साथ साथ पहचान लद्दाख को भी मिली है, अपनी अलग पहचान मिली है। और लद्दाख में ऐसी बहुत सारी पारंपरिक चीजें थी जो कहीं ना कहीं खो गई थी और जिसका कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन अब जब लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है, तो लद्दाख में ऐसी बहुत सारी जो चीजें जो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी, उनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। और ऐसी एक चीज है सिग्मा रिप्पा। दरअसल ये वहां की एक प्राचीन प्रणाली है। वहां पर किस तरह से वहां की जो व्यवस्था है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, लद्दाख की जो ये चिकित्सा व्यवस्था है, किस तरह से इसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, ये दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की इस रिपोर्ट में। लेह का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिग्पा अब लंबी छलांग लगाने को तैयार है। बौद्ध परंपरा से जुड़ी ये चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी है, लेकिन हमारी इस धरोहर पर हमारे पड़ोसी देश की नजरें गड़ी हैं, जिसकी लड़ाई भारत यूनेस्को में भी लड़ रहा है।
रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ सारी चीज़ें साथ साथ चलेगी। तो इसमें हमें 36 पोस्ट मिला है जो कि टीचिंग का पोस्ट होगा, और साथ में हम यूजी पीजी दोनों क्लासेस साथ में चलाएंगे। साथ में धीरे धीरे हम इसको पीएचडी लेवल तक भी ले जाने के लिए इसमें प्लान है। इसको पॉपुलराइज करने के लिए भी क्या किया जाएगा? ये वैसे ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बतन मेडिसिन के नाम से प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलर है, और अमची मेडिसिन के नाम से आपकी हिमालय क्षेत्र में अमची मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ ही मेनलैंड में ले जाने के लिए, जो अपने पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने के लिए हम इसको अभी अंग्रेजी में अनुवाद करने और हिंदी में अनुवाद करने का काम भी साथ साथ चला रहे हैं। हमारा जो पड़ोसी देश है वो भी सोवा रिग्पा पर अपना क्लेम कर रहा है, और भारत और हमारे पड़ोसी देश की लड़ाई यूनेस्को तक गई है, उसके बारे में बताइए। ये एक बहुत ही मेजर काइंड ऑफ बैटल है, क्योंकि इंडियन जितना भी बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसको अभी चाइना क्या कोशिश कर रहे हैं, जितना भी बुद्धिस्ट हेरिटेज है उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उसी कड़ी में सोवा रिग्पा एक है, क्योंकि सोवा रिग्पा में आपका इकोनॉमिक पोटेंशियल्स भी है, साथ में कल्चरल पोटेंशियल्स भी हैं। तो दोनों जिसको लेके भारत ने पहले फाइल किया था यूनेस्को में सोवा रिग्पा को ऐसे इंडियन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, लेकिन चाइना ने उसको ऑब्जेक्ट करके तो उसको काफ़ी कंट्रोवर्सीज पैदा किया है। फिर भी भारत की तरफ से हम निरंतर रूप से अभी उस प्रयास में है, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये कंप्लीटली इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन है। जैसे कि इसका फंडामेंटल टेक्स्ट बुक क्या है, चतुष्तंत्र, जो जिसका फर्स्ट नाम ही संस्कृत में है, अमृता अंगा अष्टभुया उपतेशा तंत्रनामा। तो ये चाइना का हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोग इसको अभी यूनेस्को में परस्यू कर रहे हैं। इस संस्थान में सदियों पुरानी पांडुलिपियों को सहेज कर उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। उसके बाद इनका डिजिटलाइजेशन कर पांडुलिपियों पर आधारित फार्मूले को अंग्रेजी में क्रमबद्ध करके CSIR को भेजा जाता है, ताकि इसे पेटेंट करने में अधिक समय न लगे। तक आपने कितना स्कैन और प्रिजर्व कर लिया? जी, ये आज तक कम से कम 700-800 मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग इसमें डिजिटलाइज किया है, और ये नया टेक्नोलॉजी है स्कैनर्स, और इसमें हम जितना हो सके जो सोवा रिग्पा का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम कलेक्शन करके उसको स्कैन करके फिर हम लोग प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटलाइज। जैसे कि आपने सुना, इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसके बाद इन मैन्युस्क्रिप्ट से जो फॉर्मूलाज होंगे उसको इंग्लिश में डिजिटाइज करके CSIR भेजा जाएगा, जहां से वो डिफरेंट पेटेंट ऑफिसेज हैं वहां पर भेजा जाएगा, ताकि कोई हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज को चुरा ना ले, उसका पेटेंट ना कर ले। इस संस्थान में OPD है, जहां रोजाना करीब 80 मरीज आते हैं। सोवा रिग्पा का इलाज लंबा जरूर होता है, लेकिन ये मर्ज को जड़ से खत्म कर देता है। Very beneficial. I'm treating for the skin disease from last 2 weeks. ये एलोपैथी से कितना अच्छा है अगर हम सोवा रिग्पा की बात करते हैं? सोवा रिग्पा ज्यादा दिन खाना चाहिए, मगर एलोपैथी तो कुछ दिन के लिए पेन किलर देता है, कुछ दिन जल्दी ठीक हो जाता है, मगर साइड इफेक्ट होता है। सोवा रिग्पा साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में से। जैसे कि आपने सुना, सोवा रिग्पा लंबा इलाज है लेकिन पक्का इलाज है, जड़ से इलाज करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सोवा रिग्पा हमारा पारंपरिक जो है नॉलेज है उस पे बेस्ड है, और अब केंद्र सरकार ने भी प्लान किया है कि इसको और प्रमोट किया जाएगा। कैमरामैन संजय जैना और कमलेश के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज ले। तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में ऐसे कितने ही पारंपरिक जो हैं वो खजाने जो हैं आपको मिलेंगे। इनको सिर्फ एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, और इस दिशा में अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहरहाल आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब और अब आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कल आपसे शाम 5 बजे मुलाकात होगी। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कल शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।